आप सबको नमस्कार, धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज मकानी हैं, जो कच्छ गुजरात से हैं और वो हमारे साथ चर्चा करेंगे प्रायोगिक सरल होम्योपैथी प्रतिदिन के प्रैक्टिस में बॉर्निंगहम से साहब के प्रोटोकॉल पर। तो मनोज मकानी सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे उससे पहले 1 मिनट का मौन प्रार्थना करना चाहेंगे हम। 1 minute ऑफ प्रेयर इन साइलेंस प्लीज। धन्यवाद। आ, और आज का कार्यक्रम हम यहाँ पे शुरू करते हैं। डॉक्टर मनोज, अब आप मंच आपके को सौंपते हैं सर। आप अपना वंडरफुल क्लास लीजिएगा सर। ओके, धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं, हमको आपने यहाँ पे बुला के मौका दिया है। तो पिछली बार हमने बॉनी कुशन साहब की थियरी देखी थी कि बॉनी कुशन साहब क्या कहना चाहते हैं, होम्योपैथी में उसका क्या महत्व है और किस तरीके से हम घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी पहुंचा सकते हैं। तो आज उसी चीज में एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हमने एक ही एग्जाम्पल देखे थे लाइकोपोडियम मेडिसिन का। इस बार हम उसमें आगे बढ़ेंगे और पहले इनिशियल प्रैक्टिस के अंदर जो 20-25 ड्रग्स हमें बहुत यूजफुल होती हैं, या तो जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, भले ही हमारे पास हम कहते हैं कि मोर देन 5000 ड्रग्स आर देयर इन द होम्योपैथी, बट कितनी उसमें से ड्रग्स हैं जिनको हम रूटीन प्रैक्टिस में यूज करते हैं, जिनको हम रोज बरोज की प्रैक्टिस में यूज करते हैं? एनीवन? सबका अपना अपना एक नंबर होता है, 25, 50, 100, 150, 200, 500 या उससे भी ज्यादा। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आपकी क्लियर है सर। ओके, तो हम देखेंगे कि प्रायोगिक सरल होम्योपैथी कैसे किया जाता है। सरल होम्योपैथी हमने देखा लास्ट, जब हमने पूरा 1 घंटा डिस्कस किए थे, तो उसके अंदर हमने देखा कि होम्योपैथी को सरल कैसे किया गया है, बॉनी कुशन साहब ने कैसे उसको सरल करके दिया। लेकिन बॉनी कुशन साहब तो दिया, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया और वो चले गए। उसके बाद हम उसको क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमें जब अप्लाई करना है तो उसको हम कैसे अप्लाई करें, और इसी एप्लीकेशन को हिंदी के अंदर प्रयोग कहा जाता है। तो हमारा आज का जो विषय है वो है प्रायोगिक सरल होम्योपैथी, प्रतिदिन की प्रैक्टिस में बॉनी कुशन साहब के प्रोटोकॉल। हम डे टू डे की प्रैक्टिस में, हर रोज की प्रैक्टिस में हम किस तरीके से बॉनी कुशन साहब के प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम हर रोज जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उन सब में सरल तरीके से सिंगल सिमिलिमम दे सकते हैं। तो एक अच्छे से वाक्य के साथ हम अपने व्याख्यान की शुरुआत कर रहे हैं कि जीवन में सब कुछ सरल है, बस सरल होना बहुत कठिन है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, उनको ये सरल बातें हजम नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है नहीं यार, ऐसे तो होम्योपैथी नहीं होता है। लेकिन आज हम आपके साथ जो प्रोटोकॉल साझा करेंगे, लाखों बार इस प्रोटोकॉल को वेरीफाई किया गया है, बार 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 इस प्रोटोकॉल पे सल्फर का या लाइकोपोडियम का या सेपिया का मिनिमम 5-5 हजार बार, 10-10 हजार बार प्रिस्क्रिप्शन हुए हैं, और सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद हम आपके साथ यहाँ पे साझा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सो एक अच्छे से वाक्य के साथ भगवान शिव शंकर को याद कर रहे हैं। ट्रूथ इज एटर्नल बट ड्यू टू गॉड्स ग्रेस समवन कैन सी द ट्रूथ। ट्रूथ कैन नॉट बी मेड और अल्टर्ड। सत्य का, सर प्रीवियस स्लाइड, सत्य का हमेशा अस्तित्व रहता है, सत्य हमेशा होता ही है। हमने देखा कि सर आइजैक न्यूटन ने के बगल में सेब गिरा या उनके ऊपर सेब गिरा, और उसके बाद उन्होंने
ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की, तो क्या उसके पहले ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा था? कर ही रहा था। उन्होंने सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया और उन्होंने उसका जो भी प्रैक्टिकली हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो बात बताई। उसी तरीके से लॉ ऑफ सिमिली आल्सो एक्सिस्ट सिंस एटर्निटी। हनीमैन सर वाज जस्ट ट्रूथ फाइंडर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रैक्टिकल। बच्चा रोता था और उसके बगल में ड्रम बजते थे तो बच्चे का रोना नहीं सुनाई देता था, तब भी दिन को तारे नहीं दिखाई देते थे क्योंकि सूर्य की रोशनी ज्यादा थी। तो लॉ ऑफ सिमिलिया का तो अस्तित्व तब भी था, लेकिन हनीमैन सर ने हमें उसको लॉ ऑफ सिमिलिया को समझ के हेल्थ सेक्टर के अंदर हमें उसका कैसे प्रयोग करना है वो समझाया। सेम वे प्रोटोकॉल एग्जिस्ट सिंस एटर्निटी, ओनली इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन has been explained over here। इधर हम भी आपको जो बताने जा रहे हैं वो पहले से ही है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं नया खोजा है ना कुछ बनाया है, ये पहले से ही है, हमें यूनिवर्स से मिला है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा काम केवल और केवल डाकिए तक का है। नेक्स्ट, क्या दिख रहा है आपको स्लाइड में? एपोरिज्म नंबर 1, the physician's high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is termed। ये एपोरिज्म 1 है, हम सबको मालूम है, लेकिन स्लाइड में हमें क्या दिख रहा है? दिख रहा है कुछ? एनीवन? आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। ओके, एक पेड़ है जिसके ऊपर पत्ते भी नहीं है, पेड़ एकदम सूख गया है, लेकिन बहुत सारे नेस्ट हैं, पंखियों के घोंसले हैं। दूसरा पेड़ है, उसके ऊपर कोई फल नहीं दिख रहा है, लेकिन एक आदमी है जो उसकी छांव के नीचे बैठा है। तीसरा पेड़ है जो छांव नहीं दे रहा है, लेकिन उसके फ्रूट बहुत ऊपर लगे हैं। चौथा छोटा पौधा है, सब जानते हैं, तुलसी का पौधा है, जो छांव भी नहीं दे रहा है, फ्रूट भी नहीं देता है और ना ही उसके ऊपर कोई घोंसला बना हुआ है। यस, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कबीर साहब का दोहा याद आ रहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। मतलब कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं कि बड़ा तो खजूर का पेड़ भी है, लेकिन ना ही उसके नीचे कुछ छांव मिलती है और उसके जो फ्रूट्स हैं वो भी बहुत दूर लगते हैं, तो उसको भी हम नहीं खा पाते हैं। बड़ा पेड़ है, लेकिन उसके लिए हमारा उपयोग क्या, हम उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं? बात समझ में आ रही है? ये बात इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर बोनी गुसेन को क्रिटिसाइज किया है कि ग्रांड जनरलाइजेशन हर जगह नहीं लागू हो सकता है, हर जगह कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलता है। काफी सारे केसेस में ऐसा मिलता है कि उस केसेस के अंदर अलग अलग लोकेशन या अलग अलग साइड अफिनिटी मिलती है, डिस्चार्ज के कैरेक्टर अलग अलग मिल रहे हैं, पेन के सेंसेशन अलग अलग मिल रहे हैं, तो बोनी गुसेन की थियरी काम करने योग्य नहीं है, ऐसा कंक्लूजन दे देते हैं। और उनकी बड़ी बड़ी थियरियां हैं, बोनी गुसेन साहब ने तो बहुत छोटा कुछ लिखा है, लेकिन हम आपको यही बता रहे हैं कि हर चीज हर जगह लागू नहीं होती है, हर पेड़ की अपनी अपनी उपयोगिता है। हम देखेंगे तो एक पेड़ है जो छांव दे रहा है, दूसरा है जो औषधि का काम कर रहा है, तीसरा है जो पंछियों को घोंसले बनाने के लिए भी अपना डालियां दे रहा है। तो उसी हिसाब से डॉक्टर बोनी गुसेन साहब की जो थियरीज है, डॉक्टर बोनी गुसेन साहब का जो दृष्टिकोण है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। हम हर चीज को एक ही दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। तो हम देख पाएंगे कि डॉक्टर बोनी गुसेन साहब की थियरी है या दृष्टिकोण है, वो हर जगह हम लागू नहीं कर सकते, 100% केसेस के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन 90% केसेस उससे सॉल्व हो सकते हैं, वो बहुत उपयोगी है। तो किसी भी चीज को हम उसकी कंटेंट की वजह से या वो कितना बड़ा है या वो कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इससे नहीं नापना है, हमें नापना है उसकी उपयोगिता से, वो कितना उपयोगी है।
होप सब क्लियर हुए होंगे। हमारा कोई दावा नहीं है कि इस तरीके से काम करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बिगिनिंग कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या दिख रहा है? एक छोटा बच्चा है जो वॉकर को लिए हुए है और वो चलना सीख रहा है। वो वॉकर से चलना सीखता है, फिर चलना सीख जाता है, फिर वो बड़ा हो गया, अब वो दौड़ रहा है, लेकिन वॉकर पकड़ के दौड़ रहा है कि ऐसे ही दौड़ रहा है? ऐसे ही दौड़ रहा है ना। लेकिन अगर जब उसकी शुरुआत है, जब वो चलना सीख रहा है, तब हम उससे वॉकर छीन लेंगे तो वो अच्छे से चलना सीख पाएगा? वो गिर जाएगा। तो आज हम आपके साथ जो प्रोटोकॉल शेयर करना या साझा कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल वॉकर का काम करते हैं। ये आपके लिए होम्योपैथी के पाथ के ऊपर हमें चलना सिखाने के लिए उपयोगी है। एक बार चलना सीख गए ना, फिर विदाउट प्रोटोकॉल, मतलब कि विदाउट वॉकर भी हम दौड़ने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? बच्चा चलना सीख जाएगा, फिर वो पूरी जिंदगी उस वॉकर को साथ में लेके नहीं चलेगा, फिर वो विदाउट वॉकर भी दौड़ेगा। लेकिन ये चलना सीखने के लिए है, ये बिगिनिंग करने के लिए है, ये शुरुआत करने के लिए। एक बार हम उसके ऊपर चल गए, होम्योपैथी के पाथ के ऊपर चल गए, तो फिर तो हम विदाउट वॉकर भी दौड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर बीच में एक्सीडेंट हो गया तो नेक्स्ट, तो फिर से वॉकर की जरूरत पड़ेगी। तो कई दफा ऐसा होगा कि जब केस में और कुछ नहीं मिलता है, दूसरे सब अप्रोच इसमें ले लिए हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या करें, मतलब कि एक्सीडेंट हो गया, तो फिर से वॉकर पकड़ लेना है, फिर से प्रोटोकॉल पकड़ लेने हैं, फिर से बॉनी गुसेन साहब की दृष्टि पकड़ लेनी है। क्लियर? ये सब चीजें इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आगे हम आपको आधे घंटे में जो बताएंगे वो आप न मान लें कि ये हमें पूरी जिंदगी लेके चलना है या तो सिर्फ यही होम्योपैथी है। होम्योपैथी इज वेरी वास्ट। होम्योपैथी बहुत समंदर जैसा गहरा है। हम तो आपको हमें जो मिला है वो साझा कर रहे हैं, जो वॉकर जितना ही कामगर है। हमें जब प्रैक्टिस की शुरुआत करनी है, या तो हमें जब केस में कुछ नहीं मिल रहा है, या तो हम जब कंफ्यूज हैं, हमें मालूम नहीं चल रहा है, हम 2-3 अप्रोच लगा के फेल हो चुके हैं, तब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट, पिछली बार भी हमने देखा कि हाउ डिसीज डेवलप। तो वाइटल फोर्स होता है, उसके साथ डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, और उन दोनों का साथ में मिलके वो डिसीज को डेवलप करते हैं। डिसीज डेवलप होगा तो दो चीजें मिलेंगी हमें, मायाजम के एक्सप्रेशन मिलेंगे, मतलब कि पैथोलॉजीज मिलेंगी, रिनल स्टोन, कॉन, डायबिटीज, और दूसरी जगह पे वाइटल फोर्स के सिम्टम मिलेंगे, इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम मिलेंगे, जो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट के स्वरूप में हमें हमारे सामने आएंगे। ठीक है? यस, वेरी गुड डॉक्टर सादाब, लाइकोपोडियम ही है, लाइकोपोडियम ही है। तो बात क्लियर हो रही है? हमारे सामने ऐसे 2 प्रकार के सिम्टम आएंगे, तो उनमें से हमें किसकी मेडिसिन ढूंढनी है? प्लीज गिव 5 मेडिसिन फॉर एनाल फिशर। कौन कौन सी दवाएं आएंगी? 5 मेडिसिन फॉर अस्थमा एंड 5 मेडिसिन फॉर रिनल स्टोन। पिछले व्याख्यान में हमने सुना था कि हमें डिसीज का मैनिफेस्टेशन लेना है, मैनिफेस्टेशन में भी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लेने हैं, है ना? तो बताइए 5 मेडिसिन रिनल स्टोन की बताइए। 5 मेडिसिन अस्थमा के लिए बताइए। वेरी गुड। हमें इंडिविजुअलाइजिंग मेडिसिन ढूंढनी है। हमें अस्थमा के लिए या स्टोन के लिए या कोलिक के लिए या डायबिटीज के लिए मेडिसिन नहीं ढूंढनी है। ये चीज हमें यहां से नीचे उतारनी है, इसको डाइजेस्ट करना है। सबको मालूम है, सबको मालूम है, ज्ञानीमैन बोल रहे हैं कि इंडिविजुअलाइज करो, इंडिविजुअलाइज करो, इंडिविजुअलाइज करो। फिर भी हमें जब मेडिसिन ढूंढना होता है तो हम स्टोन के लिए कैंथारिस, लाइकोपोडियम बर्बेरिस ढूंढने लग जाते हैं। देयर इज नो मेडिसिन फॉर रिनल स्टोन, देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन who have a renal stone। उस
रिनल स्टोन के लिए, पथरी के लिए कोई दवाई नहीं है। दवाई वैसे बंदे के लिए है, उस आदमी के लिए है या उस व्यक्ति के लिए है जिसको रिनल स्टोन हुआ है। ये होम्योपैथी का दृष्टिकोण है, ये हमें डाइजेस्ट करना है और हर केस के अंदर लागू करना है। क्लियर? नेक्स्ट। तो ये पूरे बॉडी के अलग अलग सिस्टम हैं। कई दफा डिसीज हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर मिलेगा, उसका नाम हम सीओपीडी, अस्थमा, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया कुछ भी दे देंगे। उस डिसीज के अंदर उसी तरीके से कई दफा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मिलेगा, कई दफा एंडोक्राइन के अंदर मिलेगा, उसको हम डायबिटीज नाम दे सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं। कई दफा जॉइंट के अंदर मिलेगा तो हम उसको आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के भी अलग अलग प्रकार हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउट भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा तो हम उसको डायरिया बोलेंगे, डायरिया सिम्टम है, डिसीज नहीं है। उसको टाइफाइड फीवर भी कहा जा सकता है, डिसेंट्री हो सकती है, आईबीएस हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, एसिडिटी हो सकता है और कुछ भी अलग 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 नाम देंगे। उसी तरीके से मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, नर्वस डिसऑर्डर भी मिल सकते हैं, स्ट्रोक भी मिल सकता है। मतलब अलग अलग स्किन के ऊपर है तो उसको हम इरप्शन बोलेंगे। इरप्शन के अंदर भी वो स्कैबिस हो सकता है, रिंगवर्म हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है और इवन हम जिसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट कुछ भी हो सकता है, बिनाइन कुछ भी हो सकता है। मतलब मायाजम के मुताबिक डिसीज का मैनिफेस्टेशन बदलता जाएगा और उसको हम अलग अलग नाम देते जाएंगे। लेकिन एक पेशेंट है, उसको पहली बार कौन हुआ, राइट साइडेड कौन हुआ, पेनफुल कौन हुआ, दिन को पेन बढ़ जाता था, स्पेशली इवनिंग में बढ़ जाता था, उसको प्यास बहुत कम लगती थी, ऐसे सिम्टम हमें मिले, वो कौन किसी भी तरीके से चला गया। अब उसको स्टोन हुआ है, फिर से राइट साइडेड स्टोन हुआ, इवनिंग एग्रावेशन हुआ, थर्स्टलेस है, हॉट है, स्वीट डिजायर है। अब उसी पेशेंट को कौन भी चला गया, स्टोन भी कुछ करके निकल गया, कुछ दवाइयां की, कुछ दवाइयां नहीं की, कुछ भी करके स्टोन भी चला गया। लेकिन अब उसको रिंगवर्म डेवलप हुआ है तो राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड तरफ की ओर गया, उसको उसके अंदर ड्राइनेस फील होती है, शाम को उसको ड्राइनेस बढ़ जाती है, स्वीट डिजायर है, हॉट है। उसी पेशेंट को रिंगवर्म भी कुछ दवाइयां वगैरह ली, नहीं ली, कुछ भी किया, अच्छा हो गया। अब उसको लाइपोमा डेवलप हुआ है, राइट साइडेड एब्डोमेन के ऊपर लाइपोमा डेवलप हुआ है, या तो उसको अब अल्सर डेवलप हुआ है, राइट साइडेड लेग के ऊपर अल्सर डेवलप हुआ है, उसमें भी इवनिंग में उसको ड्राइनेस महसूस हो रही है, हॉट है, थर्स्टलेस है, स्वीट डिजायर है। मालूम चल रहा है मायाजन के अनुसार डिसीज के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। जिस प्रकार की अलग अलग सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रही हैं, अलग अलग टिश्यू इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके मुताबिक उस डिसीज को नोसोलॉजिकल नेम के अंदर अलग अलग नेम दिए जा रहे हैं। लेकिन वो एक्सप्रेशन किसका है, वो सिम्टम कौन दे रहा है, अंदर बैठा हुआ वाइटल फोर्स। तो एक व्यक्ति के अंदर कितने वाइटल फोर्स होते हैं? एक व्यक्ति के अंदर कितने वाइटल फोर्स होंगे और कब कब वाइटल फोर्स बदल जाएंगे? मतलब चाइल्डहुड वाला वाइटल फोर्स अलग होगा, यंग एज वाला वाइटल फोर्स अलग होगा, या ओल्ड एज वाला वाइटल फोर्स अलग होगा, या ऐसा कुछ होगा कि एक ही वाइटल फोर्स होगा और वो जन्म से लेके आखिर तक वही वाइटल फोर्स रहेगा। एग्जैक्टली, सिंस कंसेप्शन टू डेथ वाइटल फोर्स वही रहेगा। तो सिंस कंसेप्शन टू डेथ जितनी भी पैथोलॉजीज मिली, जितने भी सिम्टम्स मिले, जितने भी मायाजम के एक्सप्रेशन मिले, उन रोगों का जितना भी नाम मिला, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे क्रॉनिक हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे उसका सर्जरी करवा दिया हो, लेकिन उन सब को मिला के हमें एक कंप्लीट सिम्टम पैदा करना है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट। क्योंकि वाइटल फोर्स तो एक ही है ना। डॉक्टर साहब, मेरे को 10 साल पहले है ना राइट साइड एड्रिनल स्टोन था,
अभी मेरे को एलर्जिक राइनाइटिस है, दोनों नाक में से डिस्चार्ज होता है, दोनों नाक में कंजेशन हो जाता है। तो अभी प्रेजेंट में हमें लोकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन पास्ट में हमें लोकेशन मिल गया कि राइट साइडेड अफिनिटी ज्यादा है। बात क्लियर हो रही है? वाइटल फोर्स तो वही है ना, वो 5 साल पहले भी वही था, 5 साल के बाद भी वही है। तो कैसे भी करके हमें सिम्टम को कंप्लीट करना है। दूसरी चीज जिसको बोनी गुसेन ने हमें सिखाया कि हम पेशेंट एज अ होल देखते हैं, इसका मतलब पेशेंट एज अ वाइटल फोर्स देखते हैं। बोनी गुसेन कहते हैं व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इट इज ट्रू फॉर होल। क्यों? क्योंकि पार्ट के ऊपर भी जो सिम्टम दिया गया है वो किसने दिया है? जो सिम्टम एलएसएमसी का होगा उसकी बात है। कोई पेशेंट है जो हमें बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों है ना नी में पेन है, बहुत पेन है, लेकिन पेन का कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन बोलेगा कि डॉक्टर साहब 2 साल पहले ना मेरे को न्यूमोनिया हुआ था, बहुत स्टिचिंग पेन हो रहा था। तो न्यूमोनिया हुआ तब भी वाइटल फोर्स वही था, तब जिस वाइटल फोर्स ने जो कैरेक्टर दिया आज भी वही वाइटल फोर्स है, लेकिन इतना वीक हो गया कि वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं दे रहा है। लेकिन हमें कौन से सिम्टम लेने हैं अकॉर्डिंग टू एलएसएमसी, अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर 153 कि हमें लेने हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे इस इलनेस के हो, चाहे दूसरी इलनेस के हो, चाहे इस नोसोलॉजिकल नेम वाले डिसीज ए के हो, चाहे डिसीज बी के हो, लेकिन वो सब सिम्टम है कहां से? एलएसएमसी है। सिम्टम अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो वो वाइटल फोर्स से ही है, और वाइटल फोर्स सिंस कंसेप्शन टू सिंस डेथ बदलता नहीं है। हाँ, वो वीक होता जाता है, वैसे वैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम कम होते जाते हैं। लेकिन हमें कौन से सिम्टम लेने हैं? हमें लेने हैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। अभी प्रेजेंट में नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, पास्ट में ले लीजिए। अभी हमारे पास आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना डायबिटीज की तकलीफ है या तो हाइपरटेंशन की तकलीफ है, कुछ हमें सेंसेशन नहीं मिल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब 10 साल पहले है ना मैंने पाइल्स का सर्जरी करवाया था, तब पाइल्स में क्या हो रहा था? पाइल्स में डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा हैवी हैवी हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दब 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 हो रहा है। तो ये थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन हमें मिल गया ना, हमें वो 10 साल पहले से भी वो सिम्टम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो से वाइटल फोर्स तो सिंस बर्थ भी नहीं, सिंस कंसेप्शन टू सिंस डेथ वही है। लेना है सिम्टम, लेकिन कौन सा सिम्टम लेना है? कैरेक्टरिस्टिक। होप आप समझ रहे होंगे हम आपको क्या बात समझा रहे हैं। हाँ, जब आपको क्लेश हो, मतलब पास्ट में एक सिम्टम मिल रहा है, प्रेजेंट में दूसरा मिल रहा है, तो तवज्जो प्रेजेंट को देनी है। लेकिन नहीं मिल रहा है तो पास्ट से भी उठाना है, सर्जिकल से भी उठाना है, कहीं से भी उठा लेना है। अगर प्रेजेंट में ही सिम्टम कंप्लीट हो रहा है तो प्रेजेंट के कंप्लीट सिम्टम के अनुसार ही प्रिस्क्रिप्शन करना है। लेकिन अगर प्रेजेंट में सिम्टम कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी तो मेरे को ठंडी भी अच्छी लगती है, गर्मी भी अच्छी लगती है, डॉक्टर साहब खाने पीने में भी सब कुछ पसंद है, अब 80 साल की उम्र में क्या खाना पीना? तो आपको डिजायर एवर्जन 80 साल की उम्र में नहीं मिलेंगे। लेकिन हम जब बोलेंगे लेकिन दादा आप जब जवान थे तब आपको क्या पसंद? अरे तब की बात तो छोड़ो बेटा, तब तो हम बहुत भजिया खाते थे। मिला ना, कौन किसको भजिया खाने की डिजायर होती थी? ये वही वाइटल फोर्स है जो 40 साल पहले था, लेकिन अब वो वीक हो गया है तो कंकोमिटेंट नहीं दे पा रहा है। बात समझ में आ रही है? या तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर रिलीजियस लोग होंगे, जो रिलीजन के साथ जुड़े होंगे, तो आप उनको पूछेंगे कि आपको खाने पीने में क्या इच्छा होती है? अब जो रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं ना उनको इच्छा का त्याग करना होता है, तो वो तो नहीं बताएंगे, वो कहेंगे अब हमारे लिए तो क्या इच्छा क्या अनिच्छा, जो मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन वो तो अभी अभी अभी, पहले आप छोटे थे तब क्या, तब मेरे को रसगुल्ले बहुत पसंद थे। मिला ना, किसको रसगुल्ले पसंद है? ये वही वाइटल फोर्स है जो रसगुल्लों की डिमांड कर रहा है। समझ में आ रहा है? अभी पेशेंट आया हमारे पास कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना गॉल स्टोन है, पेन वेन नहीं होता है, ये यूएसजी है, गॉल स्टोन है, तो कुछ मोडालिटी नहीं मिला।
लेकिन वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा होता है कि मेरे को अगर मैं चलता हूं ना तो अच्छा लगता है, मैं बैठ जाता हूं ना तो मेरे को तकलीफ होती है, इवन मैं डांस करता हूं ना तो मेरे को बिल्कुल पेन नहीं होता है। अब गॉलस्टोन की मोडालिटी नहीं मिली, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में मोडालिटी मिली, तो ये मोडालिटी किसकी है? ये वही वाइटल फोर्स है। बात समझ में आ रही है? तो उठाओ यहां से मोडालिटी। मतलब इसी सिंस कंसेप्शन टू सिंस दैट जो भी सिम्टम मिले उनमें से हमें एलएसएमसी ले लेना है। अगर प्रेजेंट का एलएसएमसी है तो पास्ट का नहीं लेंगे, लेकिन प्रेजेंट में नहीं मिल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिल रहा है, तो पास्ट में अगर कहीं से भी कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है उसको उठा लेंगे। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आप सबकी आंखें सिर्फ पंछी की आंख कोई देख पाए, सबकी आंखें वैसे ही हो जाए जैसी बोनी हुसैन साहब की आंखें थी। हम सबकी, आपकी नहीं मेरी भी आ गई उसमें, हम भी कोई उनको बहुत आत्मसात नहीं कर लिए हैं, लेकिन क्लियर हो रहा है कि बोनी हुसैन ने क्यों कहा कि व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इट इज ट्रू फॉर होल, क्योंकि वाइटल फोर्स तो वही है। बात समझ रहे हैं? अभी डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, बलगम निकल रहा है, कैसा बलगम निकल रहा है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा ही सफेद सफेद बलगम निकल रहा है। हाँ, लेकिन 2 महीने पहले है ना मेरे को ल्यूकोरिया की तकलीफ थी, बहुत स्ट्रिंजी ग्रीन ल्यूकोरिया आ रहा था। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है? 2 महीने पहले भी वही वाइटल फोर्स था, आज भी वही वाइटल फोर्स है। 5 साल पहले भी वही वाइटल फोर्स था, आज भी है। जन्म के टाइम भी वही वाइटल फोर्स था, बचपन में भी वही था, जवानी में भी वही था, आज भी वही है। समझ रहे हैं? तो हमें जो सिम्टम लेने हैं वो एलएसएमसी के लेने हैं, वो वाइटल फोर्स के लेने हैं। नेक्स्ट, तो हाउ टू रिमेंबर मेडिसिन। अब मटेरिया मेडिका प्यूरा या हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम हम खोलेंगे तो एक एक मेडिसिन 50-50 पन्नों में लिखा हुआ है। 50-50 पन्ने कैसे याद रहेंगे? और केस टेकिंग में क्या पूछना है? हमने बहुत देखा कि क्या होता है ना कि केस टेकिंग के हम एक तरीके से करते हैं, मटेरिया मेडिका दूसरे तरीके से याद रखते हैं, और रेपर्टरी में सिम्टम तीसरे तरीके से दिए होते हैं। तो हमारे केस टेकिंग के सिम्टम, मटेरिया मेडिका के सिम्टम और रेपर्टरी के सिम्टम, ये तीनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम उसी तरीके से मटेरिया मेडिका याद रखें, जिस तरीके से हमें केस टेकिंग में पूछना है, और उसी तरीके से केस टेकिंग में पूछें, मतलब केस टेकिंग का मतलब है केस वर्कअप में, केस रिसीविंग के दरमियान तो पेशेंट जैसे भी दे रहा है ले लेना है, लेकिन उसका वर्कआउट जब करेंगे तब हम वही सिम्टम की टोटालिटी बनाएंगे जिस सिम्टम की हम मटेरिया मेडिका पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे रेपर्टरी की भी कोई जरूरत नहीं होगी इनिशियल टाइम के अंदर, धीरे धीरे जरूरत पड़े तो खुद का रेपर्टरी भी बना सकते हैं। सो हाउ टू रिमेंबर मेडिसिन। नेक्स्ट, हमने लास्ट टाइम बात किया लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, और अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो साइड अफिनिटी, सेंसेशन और कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, यहां पे डिसीज लिखा गया है लेकिन डिस्चार्ज, थर्मल एंड स्लीप पोजीशन जो जनरल मोडालिटीज हैं, डिजायर, एवर्जन, और जो दूसरे सिम्टम मिल रहे हैं वो सब कंकोमिटेंट है। तो हमें मेडिसिन याद भी ऐसे रखनी है, और केस टेकिंग के दरमियान पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को जॉइंट पेन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कहां ज्यादा दर्द होता है, कब ज्यादा दर्द होता है, क्या करने से बढ़ जाता है, क्या करने से अच्छा लगता है, कैसा दर्द होता है, कैसी ऋतु पसंद है, ठंडी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, सोते कैसे हैं, खाने पीने में क्या पसंद है, बात खत्म। पास्ट हिस्ट्री में से भी कुछ ले लेना अगर मिलता है तो। इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब यह है कि पेशेंट हमें जितनी भी कंप्लेंट लिखाएं, उन कंप्लेंट के अंदर हमें जो भी मिले एलएसएमसी के मुताबिक वो कंप्लीट करने का प्रयत्न करना है। उसके सिवा डिजायर, एवर्जन, थर्मल, थर्स्ट ये अलग से ले लेना है, क्योंकि ये जनरल मोडालिटीज हैं, जनरल कंकोमिटेंट हैं। इतना पूछना है, और मटेरिया में क्या याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं बोनी हुसैन साहब की ओर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम।
मायाजम के एक्सप्रेशन के अनुसार डिसीज का नाम हो सकता है क्या? पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, एब्डोमिनल पेन, माइग्रेन, स्टोन, अस्थमा, न्यूमोनिया, बैकएक, साइटिका, एक्ने, स्कैबिस, रिंगवर्म, सोरियासिस, एक्जिमा, ट्यूमर, सिस्ट और all the named and unnamed disease of the mankind since past, present and future. अभी जो एपिडेमिक आया था उसका नया नाम था, लेकिन हनीमैन सर के टाइम भी एपिडेमिक आया था, एशियाटिक कॉलरा का एपिडेमिक था। समझ रहे हैं? एपिडेमिक था लेकिन एक्सप्रेशन अलग था। तो पहले कोलेरा का एपिडेमिक था, फिर फ्लू का एपिडेमिक था, अभी किसी और का एपिडेमिक आएगा। पहले पेडिकुलोसिस वाज द कॉमन इन पास्ट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बैक्टीरियल डिसीज का एरा आया, ट्यूबरकुलोसिस का एरा आया, उसके बाद अभी वायरल डिसीज का एरा चल रहा है। पहले लोग ट्यूबरकुलोसिस से सफर होते थे, अब डायबिटीज से सफर हो रहे हैं, इन फ्यूचर मैलिग्नेंसी से सफर होंगे, उसके बाद और कोई डिसीजेस आ जाएंगे। पहले लोगों को सर्दी जुकाम होता था, अभी एलर्जीज हो रही हैं। मतलब नाम बदलते जाएंगे, नाम वेरिएबल हैं, रोग के नाम वेरिएबल हैं, लेकिन व्हाट इज कांस्टेंट? LSMC is constant, totality is constant, reflection of the vital force is constant. बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमें दवाई पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, माइग्रेन, स्टोन, ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी, ट्यूमर या न्यूमोनिया या क्या नाम बोले थे अभी जो वो आया था ना, वो नाम नहीं ले रहे हैं, उसके लिए ढूंढने नहीं जाना है। बात समझ में आ रहा है? हमें उसके लिए मेडिसिन ही नहीं ढूंढना है। हाँ, डॉक्टर अहमद हसन उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका नाम आ जाता है तो वीडियो देखेंगे। तो हमें मेडिसिन उसके लिए ढूंढने नहीं जाना है, हमें मेडिसिन ढूंढना है वाइटल फोर्स के रिफ्लेक्शन के लिए। तो कब कब हमें सल्फर सोचना है, कब कब हमें लाइकोपोडियम सोचना है, कब कब हम नेट्रोम्यूर सोचेंगे, कब कब हम लेकेसीस सोचेंगे। एक एक डिसीज का एग्जांपल देते जाते हैं आपके सामने। चलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं अब रिनाल स्टोन का। रिनाल स्टोन है, लेफ्ट साइडेड स्टोन है, यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, उसको सुबह को पेन बढ़ जाता है, हॉट पेशेंट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है, स्वीट डिजायर है और पास्ट हिस्ट्री में स्किन इरप्शन सप्रेस हुआ है। कौन सा मेडिसिन आएगा? सल्फर। अब रिनाल स्टोन की जगह रिंगवर्म है तो है तो उसमें हमें लेफ्ट साइडेड नहीं मिलेगा, और मिलता है तो वेरी गुड। अगर फिशर में भी होता है ना, 3 o'clock होता है या 7 o'clock होता है, 12 o'clock होता है, 6 o'clock होता है, तो कहां पे फिशर है? तो अगर वहां पे भी साइड अफिनिटी मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है लेकिन फिशर में भी बहुत ब्लीडिंग बर्निंग हो रही है, एग्जामिनेशन किया तो रेडनेस ऑफ द ओरिफिस दिख रहा है, मॉर्निंग में तकलीफ ज्यादा होती है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है, स्वीट डिजायर है, हॉट है, थर्स्टी है और पास्ट में स्किन इरप्शन सप्रेस मिला। कौन सा मेडिसिन आएगा फिशर के लिए? चलिए, हेमोरॉइड है, ब्लीडिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, रेड है, हॉट, थर्स्टी, मॉर्निंग एग्रावेशन, बैक ऑन स्लीप है, स्वीट डिजायर है, क्या आएगा? चाहे अस्थमा है, अस्थमा के अंदर क्या होता है? डॉक्टर साहब अंदर ऐसे मुझे लगता है जैसे खुजली हो रही है, मुझे बहुत बर्निंग हो रही है, पानी चाहिए, मुझे पानी बहुत पी रहा हूं, और अस्थमा होता है तो जितना भी मैंने कितनी भी ठंड हो, कितना भी ओढ़ा हो, वो सब मैं निकाल देता हूं, मुझे स्वीट बहुत पसंद है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है और पास्ट में मुझे स्किन इरप्शन हुए थे, क्या मेडिसिन आएगा? माइग्रेन है, लेफ्ट साइडेड दर्द ज्यादा होता है, मॉर्निंग में बढ़ जाता है, बर्निंग टाइप ऑफ द पेन हो रहा है, स्वीट डिजायर है, हॉट है, थर्स्टी है, लेफ्ट साइडेड स्लीप है, कौन सा मेडिसिन आएगा? बात गले से उतर रही है कि नहीं उतर रही है? इस तरीके से तकरीबन 10,000 केसेस के अंदर सक्सेसफुली सल्फर देने के बाद आपके सामने आज इतनी ही सल्फर रख रहे हैं।
लेकिन ये सल्फर आप देखेंगे तो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट दिखाई देगा। हम कहते हैं ना कि आई क्योर्ड केस ऑफ फिशर, आई क्योर्ड केस ऑफ द फिस्चुला, आई क्योर्ड केस ऑफ दैट, लेकिन हमने जो बंगाल स्कूल से सीखा है बहुत अच्छा है। इट इज केस ऑफ सल्फर एक्सप्रेस एज पाइल, इट इज केस ऑफ सल्फर एक्सप्रेस एज एक्ने, इट इज केस ऑफ सल्फर एक्सप्रेस एज स्टोन, इट इज केस ऑफ सल्फर एक्सप्रेस एज द साइटिका। बात समझ में आ रही है? हमें मेडिसिन एलएसएमसी के लिए ढूंढ, ना कि एक्सप्रेशन ऑफ डिसीज के लिए। हमारे लिए वो डिसीज का नाम कुछ भी हो, पेशेंट आया हमारे पास, डॉक्टर साहब मेरे को कभी भी सर है, बहुत बर्निंग हो रही है, और कुछ नहीं, गर्मी ज्यादा लग रही है। ओके, पहले मेरे को डॉक्टर साहब माइग्रेन था, लेफ्ट साइड ज्यादा हो रहा था। ओके, वेरी गुड। हाँ डॉक्टर साहब मेरे को है ना इससे पहले टीबी भी हो गया था, और टीबी के अंदर बहुत बर्निंग हो रही थी, और बलगम के अंदर खून आ रहा था, बहुत खून आ रहा था। तो मिला ना, आपकी पूरी टोटालिटी क्या हुई, कंबाइंड टोटालिटी बनाओ। पहले टीबी, फिर फिशर, फिर और जो था वो सब हुआ कब, वाइटल फोर्स तो नहीं बदला है ना, वाइटल फोर्स तो वही है। तो जहां से लेफ्ट साइड में मिला वहां से लेफ्ट साइड उठाइए, ब्लीडिंग मिला वहां से ब्लीडिंग, बर्निंग मिला वहां से बर्निंग, हॉट थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड स्लीप, अगेन मेडिसिन इज सल्फर। बात समझ रहे हैं? इतना ही सल्फर हमें मालूम है, और केस के अंदर हम पूछते भी उतना ही है, और सल्फर के साथ सल्फर मैच कर देंगे अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर 26। weaker dynamic affection is permanently extinguished by stronger one if both are similar in the manifestation। और मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। कौन से साइन एंड सिम्टम? अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर 153, कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम। और कोई भी सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक कब बनता है? जब वो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी या कंकोमिटेंट के साथ जुड़ता है। तो ये आपके सामने 3 लिटी लिखी हुई है, 3 वाक्य लिखे हुए हैं, 3 लाइन लिखी हुई है। ये 3 लाइन क्या है? ये लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट है। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, मतलब कि मैनिफेस्टेशन ऑफ सल्फर है। अब सल्फर का मैनिफेस्टेशन चाहे स्किन के ऊपर होगा, एक्ने होगा, सोरियासिस होगा, लाइकन प्लेनस होगा, रिंगवर्म होगा, स्कैबिस होगा, चाहे वो सल्फर का मैनिफेस्टेशन नर्वस सिस्टम के ऊपर होगा और उसके अंदर हमें पैरालिसिस मिले, चाहे साइटिका मिले, चाहे नर्व कंप्रेशन मिले, चाहे उस सल्फर का एक्सप्रेशन हमें लिम्फेटिक टिश्यू के ऊपर मिले, तो चाहे वो टॉन्सिल के ऊपर मिले, चाहे उस सल्फर का हमें मैनिफेस्टेशन है वो एब्डोमेन के अंदर मिले, वो लिवर के ऊपर मिले, वो किडनी के ऊपर मिले, वो किसी भी ऑर्गन के ऊपर मिले, लेकिन अगर ये मैनिफेस्टेशन मिलता है पेशेंट के अंदर तो ये सल्फर जैसा मैनिफेस्टेशन है। मतलब कि पेशेंट का मैनिफेस्टेशन और सल्फर का मैनिफेस्टेशन दोनों सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन हुए। मतलब कि अगर इस पेशेंट को सल्फर देंगे तो जो वीकर नेचुरल डिसीज है वो चला जाएगा और स्ट्रॉन्गर हमारा आर्टिफिशियल डिसीज रहेगा, और हम डिसकंटिन्यू करेंगे तो क्योर मिलेगा। क्लियर? ये पूरा लास्ट जो हमारा व्याख्यान था उसका सार था। बात क्लियर हो रही है? गले से उतर रही है कि नहीं उतर रही है? ये समझना जरूरी है, मालूम सबको है यार। हमें अभी तक 10,000 केसेस सल्फर के प्रिस्क्राइब किए, लेकिन एक भी पेशेंट ने नहीं कहा कि मैं पेपर का क्राउन पहन के बैठता हूं। बात समझ में आ रही है? और साइकेट्रिक सिम्टम है, मेंटल सिम्टम है, उनको निकालने के लिए हमारी भी स्किल हायर चाहिए। हम में उतनी स्किल नहीं है तो वो सिम्टम नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये सिम्टम मिल रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे हजारों केसेस हमारे पास हैं कि जहां पे पाइल्स में, फिशर में, फिस्चुला में, अलग अलग पैथोलॉजिस्ट में, लेकिन ये सिम्टम लेके सल्फर दी गई और कभी निराश नहीं किया गया। हम बात सल्फर की नहीं कर रहे हैं, बात मैनिफेस्टेशन की कर रहे हैं। सेम बात आगे वाली सभी मेडिसिन में लागू होगी। अगर लाइकोपोडियम का मैनिफेस्टेशन देखना है तो क्या मिलेगा? कोई भी पैथोलॉजी हो, लेकिन केस के अंदर हमें राइट साइडेड अफेक्शन मिले, ड्राइनेस मिले, इवनिंग एग्रावेशन, हॉट,
थसलेस, राइट साइडेड और एब्डोमिनल स्लीप, स्वीट डिजायर, वार्म फूड डिजायर, गैस्ट्रिक कंप्लेन, इजी सटाइटी और ग्रेइंग ऑफ हेयर, मतलब कि कोई भी प्रीमेच्योर ओल्ड एज मिले, ऐसा कुछ मिले, वहां पे लाइकोपोडियम सोचना है, बस दैट्स इट। दो एक केस, दो केस हैं, एक लेफ्ट साइडेड है, एक राइट साइडेड है, यहां से डिफरेंशिएशन शुरू, मॉर्निंग एग्रावेशन है, इवनिंग एग्रावेशन है, यहां से डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, थर्स्टी थर्स्टलेस, यहां से डिफरेंशिएशन शुरू हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, बात समझ रहे हैं? चाहे वो केस आगे आपके सामने नाम लिखे हैं और भविष्य में जितने भी नाम आएंगे, भूतकाल में जितने भी नाम आ गए हैं और जो जो नाम आएंगे, ए टू जेड वर्ड से जितने भी रोग बनेंगे, उन सब रोगों में अगर जिसके वाइटल फोर्स का मैनिफेस्टेशन अगर ये मिल रहा है, तो वहां पे लाइकोपोडियम सोचनी है। क्लियर? इसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, हैमरिंग टाइप ऑफ पेन, थिक वाटरी वाइट, वाटरी भूल से लिखा गया है, थिक वाइट डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, हॉट थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड और बैक ऑन स्लीप, सॉल्ट बिटर एंड फिश डिजायर एंड मैप द टंग। इस मैनिफेस्टेशन के साथ कोई भी पैथोलॉजी मिले, वहां पे हमें नेट्रम न्यूर सोचना है। क्लियर? जो भी प्रश्न है नोट कर लीजिए, आखिर के 5 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे इसमें से, और प्रश्न होना ही अच्छी बात है। हम यही चाह रहे हैं कि प्रश्न हो, और प्रश्न होंगे तभी जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी होगा, क्योंकि एक एक मेडिसिन की 3-3 लाइन ही याद रखनी है, और इस मैनिफेस्टेशन के साथ कोई भी डिसीज मिले, मेडिसिन नहीं बदलेगा और रिजल्ट मिलेगा। ये बॉलीकोशन साहब की ड्यूटी है। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ब्लीडिंग, ब्लूइश और पर्पल कलर मिले, डिस्चार्ज एमिलोरेशन, नाइट एग्रावेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन और एवर्जन, हॉट थर्स्टी, राइट साइडेड और एब्डोमेन ऑन स्लीप, स्पाइसी डिजायर, टॉकेटिव और एलिमेंट मेनोपॉज आफ्टर की कंप्लेंट्स मिलती हैं, तो वहां पे लेकेसिस सोचा जाना चाहिए। एक पेशेंट है, मेनोपॉज के बाद पाइल्स हो गए हैं, ब्लीडिंग बहुत हो रहा है, लेकिन ब्लीडिंग हो जाता है तो पेन कम हो जाता है, हॉट पेशेंट है, राइट साइडेड स्लीप है, क्या मिलेगा? अब पाइल्स की जगह फिशर हो, फिस्चुला हो, माइग्रेन हो, स्टोन हो, न्यूमोनिया हो, बैक पेन हो, साइटिका हो, एक्ने हो, स्कैबिस हो, रिंगवर्म हो, सोरियासिस हो, एक्जिमा हो, और ए टू जेड जितने भी डिसीज के नाम ले लो, वो सब हो, मेडिसिन नहीं बदलेगा दोस्तों, क्योंकि मैनिफेस्टेशन लेकेसिस के सिमिलर मिल रहा है। तो हनीमैन क्या कह रहे हैं अपोरिज्म 26 के अंदर कि सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, डिसीज का मैनिफेस्टेशन भी लेफ्ट साइडेड, ब्लीडिंग, ब्लूइश, डिस्चार्ज एमिलोरेशन, नाइट एग्रावेशन, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन, हॉट थर्स्टी और राइट साइडेड स्लीप मिल रहा है, और लेकेसिस का मैनिफेस्टेशन भी उसी प्रकार का है, तो दोनों मैच हो रहे हैं। अब वो डिसीज सोरिक से लेके सिफिलिटिक तक और ए से लेके जेड तक किसी भी नाम का हो, मैनिफेस्टेशन सिमिलर है, तो मेडिसिन तो लेकेसिस ही दी जानी चाहिए, क्योंकि वही क्योर करेगी। क्लियर? नेक्स्ट, उसी तरीके से अगर लेफ्ट साइडेड मिले, ब्लैंड थिक येलो प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, वंडरिंग पेन, हॉट थर्स्टलेस, स्लीप बैक ऑन, जूस डिजायर, ब्रेड एवर्जन, वार्म फूड एवर्जन, ओपन एयर एम्यूलरेशन एंड कंप्लेन प्यूबर्टी आफ्टर, इनमें से कोई भी 3-4 सिम्टम मैच हो रहे हैं एलएसएमसी के अकॉर्डिंग, पल्सेटिला का मैनिफेस्टेशन है, ऐसा ही मैनिफेस्टेशन पेशेंट के अंदर है, तो पल्सेटिला ही दी जानी चाहिए। क्यों? हम चाहे वो केस एक्ने से लेके नॉन हीलिंग अल्सर तक का हो, हम क्यों दूसरी मेडिसिन सोचेंगे जब मैनिफेस्टेशन पल्सेटिला का मिल रहा है। उसी तरीके से राइट साइडेड हो, बर्निंग, स्टिंगिंग, स्वेलिंग मिले, मिल्की डिस्चार्ज मिले, हॉट थर्स्टलेस, बैक ऑन स्लीप एंड मिल्क एंड सॉर डिजायर मिले, खट्टा पसंद बहुत है, दूध बहुत पसंद है, अर्टिकेरिया है, हॉट है, थर्स्टलेस है, पहले स्टोन हुआ था वो राइट साइडेड था, तो यहाँ पे एपिस मेलिफिका सोची जा सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ही एपिस मेलिफिका के सिमिलर दिखा रहा है, सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। हमारा व्याख्यान
और डोनी हुसैन का दृष्टिकोण 3 चीजों के ऊपर ही है। विकर डॉक्टर मखानी का मनोज मखानी का कनेक्शन शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वापस। माफी चाहते हैं, हमारा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अभी आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो इसी तरीके से नेट्रम सेल का मैनिफेस्टेशन है, उसी तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम का मैनिफेस्टेशन है। अब चाहे स्टोन मिले, कॉर्न मिले, रिंगवर्म मिले, सोरियासिस मिले, न्यूमोनिया मिले, पाइल्स मिले, फिशर मिले, कुछ भी मिले यार, चूंडने वाले को खुदा भी मिले, लेकिन खुदा भी बोले कि अगर लेफ्ट साइडेड हो, स्प्लिंटर लाइक पेन हो, थ्रॉबिंग हो, थिक येलो ब्लेंड स्पीड में जा रहे हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर मनोज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है सर जी? हाँ जी, अभी आपकी आवाज आ रही है अभी। हाँ हाँ, इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है सर हमारे यहाँ। तो उसी तरीके से ब्रायोनिया भी देखा जा सकता है, इग्नेसिया भी देखा जा सकता है, उसी तरीके से नेट्रम काब है। अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिले, थिक पुट्रिड येलो डिस्चार्ज मिले, सन एग्रावेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेन, बोरिंग ईयर एंड नोज एमिलोरेशन, चिली, लेफ्ट साइडेड स्लीप, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर एग्रावेस, स्लीप विथ ओपन माउथ, सॉल्ट डिजायर, मिल्क एवर्जन, इस ऐसा मैनिफेस्टेशन मिले तो नेट्रम का आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट, उसी तरीके से राइट साइडेड ब्लीडिंग, बर्निंग, चिली, थर्स्टी, स्लीप राइट साइड और बैक ऑन, स्वीट एंड कोल्ड ड्रिंक डिजायर, सॉल्ट एंड आइसक्रीम डिजायर, ऐसा कुछ मिले तो फॉस्फोरस,
left sided thick fall aggressive discharge, bearing down sensation, heaviness, menses before during after aggravation, tight clothing aggravation, chilly thirsty, sleep left or back abdomen on, sore desire, salt aversion, ऐसा मिले तो सेपिया। डिसीज का नाम ए टू जेड तक कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, इजीली perspiration, short discharge, full moon aggravation, chilly, thirsty, sleep left sided, again indigestible thing desire, sweet desire, fair fat flabby, ऐसा कुछ मिले तो वहां पे कलकेरिया सोचा जाना चाहिए। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड मैनिफेस्टेशन हो, ग्रीजी ऑयली पुट्रिड डिस्चार्ज, कटिंग पेन, ऑनियन एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप, ऑफेंसिवनेस मिले, डिस्चार्ज अमिलोरेट मिले, पोटैटो डिजायर मिले तो वहां पे थूजा सोचा जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन मिले, बर्निंग मिले, रेस्टलेसनेस मिले, ऑफेंसिव कोरोजिव कैडेवरस डिस्चार्ज मिले, चाहे वो स्पुटम हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे पर्सपिरेशन क्यों हो, लेकिन चाहे राइनाइटिस हो, लेकिन कैसा कोरोजिव हो सकता है, ऑफेंसिव हो, कैडेवरस हो, तो वहां पे आर्सेनिक सोचा जाना चाहिए। midnight aggravation, chilly, thirst for small quantity, sleep back on, sore desire, cold drink aversion, आर्सेनिक और फॉस्फोरस में ऐसे ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक डिजायर, राइट साइडेड कंप्लेन और चिली पेशेंट मिल रहा है तो वहां पे फॉस्फोरस सोचते हैं। कोल्ड ड्रिंक एवर्जन मिल रहा है, राइट साइडेड कंप्लेन और चिली पेशेंट मिल रहा है तो आर्सेनिक सोचा जा सकता है। उसी तरीके से नक्स वोमिका है तो लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, हाइपर सेंसिटिविटी, टेनिसमस, discharge amylorate, tight clothing amylorate, evening amylorate, gastric complaint, chilly, thirsty, stimulant desire, evening aggravation, allopathic medicine abuse, irritable, sedentary life, ऐसा कुछ मिले तो वहां पे नक्सवमी का सोचा जा सकता है। राइट साइडेड कंप्लेन, सपुरेशन, फॉर्मेशन, पर्सपिरेशन, ऑफेंसिव, पर्सपिरेशन नहीं, कोई भी डिस्चार्ज अगर ऑफेंसिव मिले, weakness, new moon, full moon aggravation, urination, amelioration, uncovering aggravation, chilly, egg desire, मिल्क एंड वार्म फूड एवर्जन, रेस्टलेस स्लीप, ऐसा कुछ मिले तो सिलिशिया सोच सकते हैं। राइट साइडेड कंप्लेन, रोनेस एंड सोरनेस, बर्न्स आफ्टर, नर्वस सिस्टम अफेक्शन, चिली, थर्स्टी, साइड ऑन स्लीप, सॉल्ट डिजायर, स्मोक फूड डिजायर, स्वीट एवर्जन और नोज अराउंड कंप्लेन, ऐसा कुछ मिले तो कॉस्टिकम सोचा जा सकता है। ये सब इन डिसीज, इन मेडिसिन के मैनिफेस्टेशन है और जब हम पेशेंट का केस लेंगे तो उसकी टोटालिटी बनाएंगे, वो मैनिफेस्टेशन जब इसके अनुरूप सिमिलर मिलेगा तो वो मेडिसिन दी जाएगी। नेक्स्ट, उसी तरीके से रस्टॉक्स है, राइट साइडेड कंप्लेन है, स्टीफनेस है, कहां पे भी स्टीफनेस देखने को मिले, चाहे ग्लैंड की स्टीफनेस हो तो वहां पे हार्ड स्टोनी ग्लैंड मिल सकते हैं, उसको हम इंड्यूरेशन बोल सकते हैं। एचिंग पेन मिले, सोर नंब पेन मिले, कंटिन्यू मोशन एमिलोरेशन, चिली, थर्स्टी, कोल्ड मिल्क डिजायर एंड रेस्टलेसनेस देखने को मिले। डिसीज का नाम ए टू जेड कुछ भी रख लो, लेकिन डिसीज का मैनिफेस्टेशन रस्टॉक्स है तो वहां पे मेडिसिन भी रस्टॉक्स जाएगा। उसी तरीके से कालिकाब है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, राइट साइडेड स्लीप, चिली, डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज, एक्रीड, शार्प एचिंग पेन, इजी सटाइटी, वीकनेस एंड बैक एक, ऐसा कुछ जब मैनिफेस्टेशन मिले, डिसीज, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, एब्डोमिनल पेन, न्यूमोनिया, अस्थमा, कुछ भी हो वहां पे मैनिफेस्टेशन अगर कालिकाब के सिमिलर मिल रहा है तो मेडिसिन कालिकाब होनी चाहिए। तो ये 20 मेडिसिन है कि जो मेडिसिन हम इनिशियल प्रैक्टिस के अंदर शुरू कर सकते हैं। होम्योपैथी इतना नहीं है, बहुत वास्ट है, लेकिन ये वो वॉकर है जो वॉकर हमें चलने के लिए यूज करना है। नेक्स्ट, द मैन हु मूव्स अ माउंटेन begins by carrying always small stone, वो आदमी जो पहाड़ हिला सकता है उसने भी शुरुआत छोटे छोटे पत्थरों को उठाने से की होती है। तो आपके सामने 20-21 मेडिसिन का मैनिफेस्टेशन, उसमें भी बहुत कम ही सिम्टम आपके सामने रखे हैं। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाए उसी तरीके से मेडिसिन की संख्या भी बढ़ती जाती है और मेडिसिन के मैनिफेस्टेशन के सिम्टम भी बढ़ते जाते हैं। अपनी अपनी मटीरिया मेडिका बनानी है, लेकिन जो दृष्टिकोण है, जो फिलॉसफी है, वो बॉनी कुशन साहब की यूज करेंगे तो हम घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी कर पाएंगे। नेक्स्ट, ग्रेट accomplishment seems imperfect, yes it does not outlive its usefulness। बहुत सारे लोगों ने, खास करके डॉक्टर जेटी कैंट ने बॉनी कुशन को बहुत क्रिटिसाइज किया। लोग कह रहे हैं कि ये परफेक्ट नहीं है। यस, ग्रेट अकॉम्प्लिशमेंट सीम्स इम्परफेक्ट,
yet it does not outlive its usefulness। वो चाहे परफेक्ट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी करने के लिए, होम्योपैथी को लोगों तक पहुंचाने के लिए कम स्किल में कौन, छोटा छोटा बच्चा भी 3-3 लाइन याद रख के होम्योपैथी कर सकता है, जहां पे मेडिसिन के नॉलेज का मतलब, मेडिसिन मतलब मॉडर्न मेडिसिन, डिसीज के नाम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट देख के प्रैक्टिस की जाती है। हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये इम्परफेक्ट है, वो कबूल कर रहे हैं, लेकिन ग्रेट अकम्प्लिशमेंट सीम्स इम्परफेक्ट yet it does not outlive its usefulness। लेकिन ये उसकी उपयोगिता कम नहीं करता है। जब हमें होम्योपैथी को घर घर तक ले जाना है, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी, जब बच्चों को भी होम्योपैथी सिखाना है, जब हमें शुरुआत करना है, तो ये इसकी यूजफुलनेस है। हाँ, आपको चाहे एरोप्लेन है, वो 1 घंटे में भारत से दूसरे कंट्री में ले जा सकता है, लेकिन आपको अगर चलना सीखना है ना, तो वो वॉकर से ही सीखा जा सकता है। तो मोनिक हुसैन का दृष्टिकोण वो प्रैक्टिस की वॉकर है, उसकी यूजफुलनेस कम नहीं है। आप साइकिल चलाना सीख गए, दौड़ना सीख गए, बाइक चलाना सीख गए, कार चलाना सीख गए, या एरोप्लेन में बैठ गए, या ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज है जिसने आपको चलना सिखाया है, जिसने हमें चलना सिखाया है, और वो है वॉकर, वो है मोनिक हुसैन साहब की थियरी, जो हमें चलना सिखाती है। फिर आप कहीं भी उड़ सकते हैं, आपको होम्योपैथी जैसे आ जाएगी, आप एक बार प्रैक्टिस में सेटल हो जाएंगे, फिर आपको वॉकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद विमान भी उड़ा सकते हैं। लेकिन चलना तो आपको वॉकर ही सिखा सकती है, हमें भी चलना वॉकर ही सिखा सकती है। धन्यवाद, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस तरीके को अप्लाई करके घर घर तक, हर घर तक होम्योपैथी पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट, इसी को अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्नों के जवाब हम दे रहे हैं। इसमें से सब कुछ हर टाइम मिलना जरूरी नहीं है, जिस टाइम जो मिल रहा है, वो जिस मेडिसिन से ज्यादा मैच हो रहा है वो दी जा सकती है। लेफ्ट साइडेड मिले लेकिन बाकी सारे सिम्टम लाइकोपोडियम को मैनिफेस्ट दिखा रहे हो तो लाइकोपोडियम दी जा सकती है। चिली मिले लेकिन बाकी सारे मैनिफेस्टेशन अगर सल्फर को दिखा रहे हो तो सल्फर भी दी जा सकती है। उसी तरीके से सब सिम्टम में आप समझ सकते हैं, लेकिन ज्यादा सिम्टम जिस मेडिसिन के मैनिफेस्टेशन के साथ मैनिफेस्टेशन होते होंगे वो कर सकते हैं। जी सर, कहिए। हाँ जी, हमारे पास अब 3 मिनट बचे हैं, तो हम एक प्रश्न ले लेंगे। अहमद हसन साहब ने हाथ उठाया है। हाँ जी, कहिए तो कहिए उनका कहिए। हम प्रश्न लेते हैं। जी कहिए। हाँ जी, अहमद हसन साहब अपना प्रश्न पूछिएगा। सर आप म्यूट हैं, आपको। हाँ जी जी जी। डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद। और आपने जितने साधारण वाक्यों में व्याख्या की है, मैं समझता हूँ कि आपका उद्देश्य जो है हर हर और घर घर होम्योपैथी है वो अवश्य होगा। और आप की जो लेक्चर है उससे मुझे गांधीधाम की मुझे खुद भी याद आ गई, क्योंकि 76 में मेरी पोस्टिंग गांधीधाम रही थी। क्या बात है बहुत बहुत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके, धन्यवाद। थैंक यू हसन साहब। और हमारे डॉक्टर्स कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो वो अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे पास 2 मिनट है, हाँ जी हाँ जी। तो हम तो एक सब कुछ नहीं मिलेगा हमें, हर केस में हर सिम्टम नहीं मिलता है, लेकिन डिसीज का मैनिफेस्टेशन हम कैसे निकालेंगे? तो केस टेकिंग हमारा एलएसएमसी के मुताबिक होगा, और उसी तरीके से हमने मेडिसिन को याद रखा है। जिसकी सिमिलैरिटी ज्यादा होगी वो मेडिसिन दी जानी चाहिए। बाकी हमारे पूरे व्याख्यान उपलब्ध हैं। नेक्स्ट, हमारे साथ आप कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हर मेडिसिन को इसी तरीके से पढ़ाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। एपोरिज्म भी एक एक एपोरिज्म का व्याख्यान है। थैंक यू अगेन, आप सब लोगों का खूब खूब आभार। आप लोगों ने हमें फिर से बुलाया और सुना। हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, हमारा नॉलेज बहुत कम है, और इसमें जो जो सब था वो सब पहले से ही दिया हुआ है, हमें मिला है, हमने सिर्फ आप तक पहुंचाया है। ये बहुत सरल है, लेकिन डाइजेस्ट होगा ना तो इससे मिरेकल हो सकते हैं। क्योंकि डिसीज का नाम एक्ने हो या कैंसर हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जो मेडिसिन एक्ने उस लोकेशन, सेंसेशन और कॉन्कोमिटेंट मोडालिटी के साथ एक्ने ट्रीट कर सकती है, वो हर पैथोलॉजी को ट्रीट कर पाएगी। तो छोटे छोटे स्टोन इकट्ठा कीजिए, माउंटेन हिलेंगे। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर मनोज।